सवाल यह भी है कि आखिर विज्ञान और धर्म को साथ लाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। एक तरफ तर्कों को जगह दी जाती है, तमाम तरह के रिसर्च किए जाते हैं, और वहीं अगर हम धर्म की बात करें वो आस्था का विषय है। क्या उसे हम आपस में जोड़ सकते हैं? इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ सीवी देवगन साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। आप देश के मशहूर वैज्ञानिक हैं। अमरजीत कौर सीपीआई के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद जी महाराज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांतानंद जी महाराज, आप ही से पहला सवाल है मेरा, ये आखिर क्या बताया जा रहा है कि ये पर्यावरणविद बता दिया गया भगवान शिव को? देखिए, भगवान शिव पर्यावरणविद कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी ऋषि मुनि हमेशा पर्यावरण के प्रति चिंतित और जागरूक रहते थे। यही कारण है कि हमारे यहाँ नदियों को देवी माना गया, पौधों को भी देवता मानकर पूजा गया। अब इसमें वैज्ञानिकता कितनी है, ये विज्ञान को खोजना चाहिए। और हमें ये पता है कि जैसे ऑक्सीजन 24 घंटे देने वाले पौधे भी है, तो इसमें शिव जी को पर्यावरणविद कह देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीवी देवगन साहब, जो कथाएं हम सुनते आए हैं या जिसे हम कल्प भी कह सकते हैं, उसमें और विज्ञान में कोई फर्क तो होना चाहिए। कहीं तो कोई आप लक्ष्मण रेखा खींचेंगे? फर्क बिल्कुल है। अगर आप धर्म पे जाएंगे या कल्चर पे जाएंगे तो मेरा नाम खुद जो है चंद्रभूषण जो है वो शिव जी का सिनोनिम है कि जिनका चंद्रमा आभूषण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब बातों को वैसे मान लूं जो चली आ रही हैं। विज्ञान का मतलब है कि आप क्वेश्चन करें चीजों को। अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि शिव जी जो है वो शेर की खाल पे बैठते थे, भभूत लगाते थे। आज अगर मैं शेर की खाल पे बैठ जाऊं तो मुझे पर्यावरण वाले वैसे पकड़ के ले जाएंगे। सही बात है, पेटा वाले। तो ये सब चीजें जो है, मिथक अलग चीज होती है और विज्ञान जो है अलग चीज होती है। आप विज्ञान को, पर्यावरण को अगर आप धर्म से जोड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो जोड़ना अपने आप में उनके लिए वो एक कारण हो सकता है। लेकिन कहीं भी आप इसको अगर जोड़ेंगे साइंटिफिकली या विज्ञान के थ्रू, तो कहीं भी ये जुड़ने वाला नहीं है। ये हम अपने कितने भी हम लोग चीजें करके देख लें, उसमें सब में हमको पता चलेगा कि जो हम लोग अगर आज जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल गैसेज जो है इतनी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, उसकी वजह से हो रहा है। और अगर आप धर्म में जाएंगे, आज से 4-5 हजार साल पहले चले जाएंगे, किसी को कितने एलिमेंट्स जो हैं या कितने तत्व ऐसे हैं जिनका उस समय पता ही नहीं था, तो हम उसको जोड़ दें कि ये विज्ञानों में, वेद में पहले लिखा हुआ था या हमारे ग्रंथों में पहले लिखा हुआ था, तो ये तो सब कहने की बातें हैं। और कहने से जो है विज्ञान नहीं चलता है, विज्ञान सिर्फ करने से चलता है। अमरजीत कौर जी, एलिमेंट्स के नाम बदले हुए हैं, लेकिन शास्त्रों में देखेंगे तो एलिमेंट्स सारे वर्णन है। अगर भागवत पुराण में देखें तो बहुत सारे, आप अभी 108 खोज पाए हैं या कितना खोज पाए हैं सर? आप उससे अधिक सारे वर्णन उसमें है। आप हीलियम नाम का जो पदार्थ है वो सबसे पहले सूर्य पे पाया गया, उससे पहले क्यों नहीं किसी वेद में लिखा गया कि हीलियम नाम का पदार्थ जो है सूर्य में है और पृथ्वी पे नहीं मिल रहा है? वो ये तो सब कहने की बातें हैं, वो हमें प्रूफ चाहिए। नाम आप देते, साइंस प्रूफ होना चाहिए, सच बात है सर। साक्ष्य जो है वो सबके लिए, उसमें प्रूफ निकालिए, साइंस का काम है। साइंस का काम क्यों है? हम तो कहते हैं सच जो चीज होती है वो सबके लिए बराबर होती है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो अगर सच पहले भी था, आज भी होना चाहिए। बहुत सारे चीज मिथ नहीं, सही बोल रहे हैं आप, आपके बात से हम सहमत है। लेकिन धर्म में बहुत सारी ऐसी मूढ़ मान्यताएं भी आ जाती हैं, लेकिन सभी चीजें ऐसी नहीं है जो अवैज्ञानिक हैं। आपने एलिमेंट्स की बात की तो एलिमेंट्स आप शास्त्रों को, ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ से खड़ा होता है, लेकिन एलिमेंट्स इससे ज्यादा खोजे हुए। अमरजीत कौर जी, क्या अब इंडियन साइंस कांग्रेस में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे? देखिए, विज्ञान के अंदर सबसे पहली बात जो समझाई जाती है, जब बच्चों को सिखाई जाती है, मैं तो खुद एमएससी फिजिक्स की हुई हूँ, तो मैं उसी आधार पे बोल रही हूँ, मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं बोल रही हूँ। हमें सबसे पहले समझाया जाता है कि हर चीज गतिमान है। दूसरी चीज समझाई जाती है कि हाइपोथेसिस बनती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट के आधार पे सिद्ध होने के बाद उसको थ्योरी बनाते हैं। तीसरी बात हम लोगों को ये सिखाई जाती है कि विज्ञान के अंदर एक लेवल पे एक खोज आती है, उस खोज के आधार पे विज्ञान आगे बढ़ता है। उसके बाद नई खोज जब आती है तो पिछली खोज में से बहुत सारी चीजों पे वैज्ञानिक इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं, उसमें ये जो कहा गया था वो अब वहीं तक सच था, अब सच नहीं है क्योंकि नई खोज आ गई। इसलिए
जिसमें लगातार परिवर्तन की गुंजाइश रहती है तभी वो विज्ञान कहलाता है। और जो भी फिलॉसफी, जो भी सोच, जो भी आइडियोलॉजी, जो भी विचार लगातारता से परिवर्तनों के साथ जुड़ते हैं उसको भी बोल देते हैं कि ये साइंटिफिक आउटलुक है, क्योंकि लगातारता और परिवर्तन ये ही जिंदगी का, प्रकृति का नियम है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, इसी बात को मैं सिद्ध करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहस नहीं है कि धार्मिक शास्त्रों में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, कब कंटेम्परेरी स्टेज में क्या लिखा था और बाद में उसके अंदर वक्त के साथ इवन सूफी संतों ने भी उनमें कई बातें परिवर्तित की, कई बातें नई उसके अंदर जुड़ी, बहुत लोगों ने जोड़ा। जो पहले ठीक नहीं था उसको छोड़ के खुद धार्मिक संतों ने भी नई बातें कही। तो परिवर्तन को मानना, स्वीकार करना ये बहुत जरूरी है अगर हम प्रगति की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू से आपकी कमेंट्री नहीं सुन पाई, जो अभी थोड़ी सी बहस सुन पाई, उसमें जो ये कहा जा रहा है कि सब बातें धर्म में अवैज्ञानिक नहीं, तो कौन कह रहा है कि सब बातें अवैज्ञानिक होती हैं? बहुत सारी बातें होती हैं जो सिर्फ किस तरीके से जिया जाए उसके बारे में अच्छी बातें कही गई हैं। वो तो सत्य तब भी थी, सत्य कल भी थी, सत्य आज भी है, सत्य कल भी रहेंगी, लेकिन उसको विज्ञान के साथ जोड़ के बहस में चलाना, ये हमको लगता है भगवान कि शिव को एक मिनट दिशा होगी। अमरजीत कौर जी, भगवान शिव को आप पर्यावरणविद मानती है कि नहीं, ये बताइए। ना देखिए मैं कहती हूँ कि माइथोलॉजी में जितना भी कुछ है उसको आज की एनवायरनमेंट की बहस के साथ जोड़ना बहुत गलत बात होगी। जैसे मैं अगर कहती हूँ डाल्टन ने कह दिया कि सबसे छोटा कण सिर्फ एटम था, लेकिन तब तक वही सच था, विज्ञान उस पे ऊपर बढ़ी और बाकी लोग भी उसी के ऊपर बढ़े। लेकिन जिस दिन ये तय हो गया कि एटम सबसे छोटा नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो फिर डाल्टन की जो एटम तक की थ्योरी थी उसको हम नगण्य नहीं कहते हैं, वो वहां तक सच था, हम आगे बढ़ लेते हैं। ऐसे ही अगर न्यूटन ने हमको समझा दिया कि ऊपर से सेब गिरा है तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन्होंने 3 नियम बताए, उनमें से एक नियम के ऊपर बाद में डाउट आ गया तो बहस शुरू हो गई। आइंस्टीन ने E=mc² कहा, उस पे आज तक हम चल रहे हैं, लेकिन उसके भी ऊपर भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। इसलिए ये जिद करना, क्योंकि शिव जी जो थे वो बिल्कुल प्रकृति के बीच में रहते थे, धूल के बीच में रहते थे और खाल के ऊपर बैठते थे और वही पर्यावरण की शुद्धि के एक प्रतीक थे, इस तरीके की बेमानी बहसों के अंदर आज के दुनिया में चलना, जबकि पूरी दुनिया, सारे देश एक साथ मिलकर इस चिंता में लगे हुए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, इसको कैसे रोके, एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्शन करें। उमाकांतानंद जी, क्या भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है इस रिसर्च पेपर के जरिए? इंडियन साइंस कांग्रेस में जाना ये गलत है। ये गलत है। इंडियन साइंस कांग्रेस में इस तरीके की, इंडियन साइंस कांग्रेस में इस तरह की बातें जाएंगी तो क्या ये गलत है? अमरजीत कौर जो बात कह रही है, उमाकांतानंद जी जवाब दीजिए। देखिए, इसमें शिव जी के प्रतीक को क्या वो लोग कह रहे हैं हम नहीं इसमें समझ पा रहे, लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि शिव जी पर्यावरण के प्रतीक थे या नहीं, पर्यावरण का संरक्षण कर, ये वो तो भगवान है, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारा कहना है, जो बहन जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा विज्ञान की बात, लेकिन पर्यावरण आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें प्राचीन काल के ऋषि मुनि बहुत चिंतित थे और प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो निश्चित भी शिव भगवान भी उससे जुड़े थे। और केवल प्रतीक के लिए बताया जा रहा है कि शिव जी है और ये कर रहे हैं। जी देवगन साहब, आप जवाब उनको देना चाहते हैं? देखिए, मैं पर्यावरण के साथ अगर हम लोग चीजें जोड़ते हैं तो पहली बात, अगर मैं ही एक क्वेश्चन करूं, सबसे पहली बात तो यह कि विज्ञान जो है हमेशा डायनेमिक होता है। एक ही चीज इस दुनिया में कांस्टेंट है, वो है चेंज। आप जब तक चेंज नहीं करेंगे अपने आप को अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस और जो आपके सामने एविडेंस है, तो आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और अगर हम शिव जी की बात करते हैं, वो हम सबके लिए आराध्य हैं एज ए कल्चरल, अगर हम लोग उनको एंटिटी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आता है बार बार कि शिव जी जो है वो हमेशा इस तरह के वस्त्र के धारण करते थे, जहां विष्णु जी जो है वो पूरे गहने और पूरा सोना धारण करते थे। तो ये अलग से एक डिबेट हो सकती है। दूसरी बात मैं आता हूं कि वो पर्यावरण के संरक्षक थे कि नहीं थे, क्योंकि ये शिव जी जो हैं वो अपने आप में एक किसी आदमी के शरीर में व्याप्त नहीं थे, तो हम उनसे उस लेवल पे तो हम लोग बात कर ही नहीं सकते हैं। जहां तक रही बात इंडियन साइंस कांग्रेस की, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, इंडियन साइंस कांग्रेस ना होके ये पिछले 2 सालों से इंडियन साइंस सर्कस की तरह ज्यादा हो गई है ये,
जहां हम लोग ऐसी मिथक वाली चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। पिछले साल भी विवाद हुआ था। पिछले साल वैमानिकी पे विवाद हुआ कि राइट बंधुओं के लिए जो डिजाइन था वो कहीं हमारे यहां से गया है। अब ये हम इस समय में अगर हम लोग बात करें 21वीं शताब्दी में, तो हम तो ये सोच सकते हैं किसी ने मेरी थ्योरी चुरा ली, लेकिन ये बात अगर आप 20वीं शताब्दी के शुरू में करें, ना तो आपस में कम्युनिकेशन होती थी ना कुछ होता था, तो हमें हमारी टेक्नोलॉजी किसी के पास कैसे चली गई, और वो भी स्पेशली उन लोगों में जिसको हम लोग मलेच्छ या अंग्रेज बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस में अभी आप देखेंगे न्यूज में, कल के ही न्यूज में आया है कि एक बहुत विख्यात नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने भी बोला है कि वो इंडियन साइंस कांग्रेस में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन साइंस कांग्रेस में साइंस जो है वो कम हो गई है, और बाकी चीजें जो हैं, जिसको अगर मैं बहुत ब्लंटली बोलूं तो भगवाकरण होके वो चीजें आ रही हैं, तो वो चीजें अलग है, मिथक अलग है। और आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अमरजीत कौर जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडियन साइंस कांग्रेस को एक तरीके से उसका भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है, उसका जो स्टैंडर्ड है उसको नीचे गिराने का प्रयास किया जा रहा है? ये तो सही है कि इंडियन साइंस कांग्रेस के स्टैंडर्ड को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं होंगी कि इंडियन साइंस कांग्रेस में लोग नहीं जाए। वहां जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। वहां इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर जब पिछली बार डिबेट हुई तो किसी ने अगर वो पेपर रखा तो दूसरों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, और बाद में लगातार अखबारों के अंदर उसके ऊपर लेख आए। हिंदुस्तान की साइंस की प्रोग्रेस का पूरी दुनिया में बहुत इज्जत और सम्मान है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, बड़े रिमोट एरियाज के, वो बच्चे वहां कुछ ना कुछ नाम दर्ज करा के आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब हमारा आदर सम्मान भी बढ़ रहा है और जब हमें पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया, तो भी हम साइंस और टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंस में, मिसाइल साइंस में, कितने सारे एरियाज के अंदर हमने एक्सेल किया जब दुनिया के अंदर टॉप टेक्नोलॉजी वालों ने हमारा बाइकआउट किया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडियन साइंस कांग्रेस को मजाक बना देना, उसका स्तर गिराना, उसका माइथोलॉजी के साथ तालमेल करना, ये अपने देश के लिए घातक होगा। उमाकांतानंद जी, क्या इससे इंडियन कांग्रेस का उपहास उड़ रहा है, मजाक बन रहा है? देखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस में जो भी जा रहे हैं तो बहुत स्तर तो नहीं गिरना चाहिए उसका, लेकिन अगर मैथोलॉजी है और प्राचीन इतिहास है, उस पर खोज किया जाना चाहिए, शोध किया जाना चाहिए, और प्रमाणित होता है तो उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब सीधे सीधे इसलिए नहीं नकार दिया जाना चाहिए कि ये भारतीय संस्कृति का है या हिंदू धर्म का है, जैसे इन्होंने वैज्ञानिक महोदय ने कहा कि ये भगवाकरण किया जा रहा है। आप उस पर शोध करिए, उचित शोध है तो उसको प्रस्तुत किया जाए, और अगर उसमें उचित न हो तो उसके लिए बहस किया जाए। ऐसे सीधे न कह दिया जाए कि भगवाकरण हो रहा है। चलिए, हम अगले सवाल का रुख करते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं इस कार्यक्रम में 5 की पंचायत में हमारा अगला सवाल क्या है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आता हूं मैं आपके पास। क्या विज्ञान पर भी धर्म हावी हो रहा है? अमरजीत कौर जी, आप जो कहना चाह रही थी वो जरूर कहें, लेकिन इसके साथ ही हमारा ये सवाल भी है कि क्या विज्ञान पर धर्म हावी हो रहा है? मेरा ये कहना है कि माइथोलॉजी और विज्ञान दोनों सेपरेट रख के देखे जाने चाहिए, इसमें गालमेल करने की जरूरत नहीं है। ना वैज्ञानिकों को माइथोलॉजी के ऊपर कोई लेसन्स देने की जरूरत है, और ना ही माइथोलॉजी को मानने वालों को जबरदस्ती ये कहना चाहिए कि विज्ञान के सोच में जो लगे हुए लोग हैं वो सारे काम छोड़ करके माइथोलॉजी के ऊपर शोध करना शुरू करेंगे। बिल्कुल अलग बात है। माइथोलॉजी केवल हिंदुस्तान में नहीं है, माइथोलॉजी पूरी दुनिया में है। जैसे हमारे यहाँ बहुत से कंबाइन करके कैरेक्टर्स को एक शरीर के रूप में रखा जाता है, ये पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो माइथोलॉजी की चीजें मिलती हैं। नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में एक सवाल यहाँ से ये होता है, सीवी देवगन साहब, अमरजीत कौर जी जो कह रहे हैं, पूरी दुनिया में भी क्या इसको मिक्स किया जाता है कि धर्म को अलग रखा, आस्था का जो विषय है उसको विज्ञान से जोड़ने का क्या मतलब है? साइंस को समझाने के लिए अगर मैं कह रही हूँ कि साइंस में मिक्स नहीं किया जाता है। नहीं, अगर आप समझाना चाहते हैं माइथोलॉजी को, शोध कीजिए, जो माइथोलॉजी के काम में लगे हैं आप लोग लगिए, लेकिन विज्ञान के साथ इसको मिक्स की दुनिया में कहीं नहीं किया जा रहा है। माइथोलॉजी अगर विज्ञान से जुड़ा हुआ है प्रगति को रोक रहे हैं, तो उसमें हिंदुस्तान की प्रगति और विकास नहीं, गलत बोल रहे हैं। कैसे हिंदुस्तान की प्रगति कैसे रोक रहे हैं? जिस विकास की स्वामी जी, प्राचीन काल में स्वामी जी मेरी बात अगर सुनेंगे, विमान उड़ाया जाता था। जी हाँ जी, सुने। मैं स्वामी जी ये बात कह रहा हूँ, अगर पुष्पक विमान था किसी जमाने में, रामायण के जमाने में पुष्पक विमान था, तो उससे कहीं ना कहीं था या नहीं। स्वामी जी अब बात सुन लीजिए मेरी, अगर पुष्पक विमान था
तो उसके कहीं ना कहीं अवशेष हमें मिलने चाहिए। कोई अवशेष नहीं है तो वो मिथक है अपने आप में। साइंस जो है सिर्फ प्रूफ को मानता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माइथोलॉजी और हिस्ट्री जो अलग अलग चीजें हैं, आर्कियोलॉजी में जो आपको एविडेंस मिलते हैं वो आपको प्रूव करते हैं कि ये सभ्यता कहीं ना कहीं रही होगी। लेकिन एक सवाल है देवगन साहब, जो बात उमाकांतानंद जी तब से कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, अगर धर्म के आधार पर कुछ बातें सामने आ रही हैं तो आप लोग उसको सिरे से खारिज क्यों कर देते हैं? सिरे से उसे भी गंभीरता से लेकर उस पर रिसर्च क्यों ना करें? जी, सिरे से खारिज नहीं की जा रही है, लेकिन आप जब एक साक्ष्य को देखते हैं कि आपको कोई एक व्यक्ति को चीज बताता है और आपको पता है कि लॉजिकली या रेडिकली वो चीज जो है वो हो ही नहीं सकती है, तो उसको आप पहले से ही मानना बंद कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। उसको हम लोग अगर बार बार उसको बहस करते जाएं, स्वामी जी मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, आप बाद में एक मिनट कर लीजिए। उमाकांतानंद जी अपनी बात रखिए जल्दी से। बहन जी ने कहा कि विज्ञान में लगातार नए शोध होते रहते हैं और पिछले शोध को भी फिर नए शोध के साथ जोड़ा जाता है और पिछले को छोड़ दिया जाता है। तो अगर कोई माइथोलॉजिकल चीज है जिसमें वैज्ञानिक तथ्य आने की गुंजाइश है तो उसमें शोध करने में क्या दिक्कत है? जी, माइथोलॉजी अपने आप में कहा जाता है कि माइथोलॉजी का असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ कहानियां हैं। उसको अगर हम लोग सही जिंदगी से या प्रेजेंट, नहीं स्वामी जी आप बोलने दीजिए मुझे, या तो फिर आप बात पूरी कर लीजिए अपनी। माइथोलॉजी में अगर आप कहते हैं, माइथोलॉजी में अगर माइथोलॉजी पे आएंगे तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी पे जो इन्होंने चेयर संभाली है, उन्होंने जब अपना एक पेपर प्रेजेंट किया कि जो अयोध्या जो और जो रामायण अगर कहीं घटित हुई होगी तो वो सिंधु घाटी में वो अफगानिस्तान के पास उसका घटित होना प्रूव हो जाता है अगर हम लोग हिस्टोरिकल एविडेंस लें। उसको माइथोलॉजी में आप अगर बोलेंगे तो माइथोलॉजी में तो आप उसको कहीं मानेंगे ही नहीं। तो आप माइथोलॉजी में जो एविडेंस हैं और जो साइंस में जो एविडेंस है उसमें बहुत फर्क है। और दूसरी बात यह है कि साइंस हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, उसको अगर एक थ्योरी नहीं अगर प्रूव हो रही तो दूसरी पे चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन आप अगर धर्म में जाएंगे तो वही चीज हम लोगों को बार बार वही बताई जा रही है। दरअसल जो बात कही गई उसका आधार में जरा बता दूं। उमाकांतानंद जी, कहा यह जा रहा है कि भगवान शिव जो 108 दाने की रुद्राक्ष की माला पहनते थे, जटाओं से गंगा जैसी पवित्र नदी निकली, शेर की खाल पर बैठते हैं, शरीर पर वो राख मलते थे, 3 आंखें जो उनकी थी, इन तमाम चीजों को, इस दर्शन को पर्यावरण से जोड़ा गया है। ये कैसे जुड़ सकता है, ये थोड़ा आप समझा पाए अगर? अब उन्होंने कुछ न कुछ आधार दिया होगा, हमें तो ठीक से इसके बारे में पता नहीं कि क्या उन्होंने उसमें कहा है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से रुद्राक्ष का अपना महत्व है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और बहुत तरह की बीमारियों को दूर करता है। जी, अमरजीत जी। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि माइथोलॉजी और विज्ञान को दोनों मिक्स करके बहस होना ही गलत है, जो लोग इसको चला रहे हैं। माइथोलॉजी विश्वास पे, आस्था पे चलती है। लोग कुछ बातों पे यकीन करना चाहते हैं, अगर उनको कह दिया जाए इसका विज्ञान से नहीं तो वो कहते हैं ठीक है विज्ञान अपनी बात कहे, हम अपनी बात कह रहे हैं, दैट्स ऑल। उसके बियॉन्ड नहीं कहते हैं। जो बिलीवर्स हैं, जो सचमुच धर्म को अपने हिसाब से लेते हैं। अगर मैं बात करूं अपने बचपन की भी, तो मेरे बचपन में इतना एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, पर्यावरण की प्रॉब्लम नहीं थी। नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटी की टूटी से हम पानी पीते थे, उतना इश्यू नहीं था। तो आप मुझे बताइए उस जमाने में जब बहुत छुटपुट आबादी रहती थी और सब स्वच्छ पानी नदियों में था और साफ हवा थी, तब तो पर्यावरण की बहस भी नहीं थी। तो हम कहां से कह रहे हैं कि पर्यावरण को कौन चला रहा था, कौन उसका नेता था तो कौन उसका नहीं था, उसको उसके साथ जोड़ना और आज की पर्यावरण की बहस के साथ जोड़ करके फिर साइंस के अंदर उसमें दखल देने की कोशिश करना, मुझे ये बचकाना ज्यादा लग रहा सवाल है। तो ये है ना, लेकिन उससे ज्यादा खतरा ये लगता है, कह रहे हैं कि खतरा ये लगता है जो मैं कहना चाह रही हूँ। जी जी बोलिए, जल्दी इंडियन साइंस कांग्रेस के स्टेटस, इंडियन साइंस कांग्रेस के स्टेटस को, उसके लेवल को, के स्टेटस को, उसके लेवल को, उसको गिराना, उसका मजाक उड़ाना, उसको बचकाना। सवाल यही है कि जब इसे नाम दिया गया इंडियन साइंस कांग्रेस, तो वहां पर साइंस की बातें हो कि कहानियों की बातें हो, गल्प की बातें हो। जी, इंडियन साइंस कांग्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक प्रीमियर, एक ईयरली एक इवेंट होता है जिसमें जो भी रिसर्च आपके देश में साइंस में हुई है उसको दुनिया के सामने रखने का आपको एक मौका मिलता है। उस समय अगर आप ये बातें करें कि यह हमारे पुराने जमाने में ऐसे होता था या वैमानिकी में ऐसे होता था या पर्यावरण में ऐसे होता है,
तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति बन जाती है हम लोगों के लिए, जहां हम लोग प्योर साइंस ना बात करते हुए हम लोग चर्चा को mythology की बात करते हैं। एक बड़ी